हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो उसी से कुछ रिलेटेड है ये। ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या होता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? जब हम किसी बॉडी का 1 ग्राम मास को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, उसको बढ़ाने में जितनी एनर्जी हमें लगती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आ जाएगा कि वहाँ पर जो 1 ग्राम लेना है, यहाँ पर हमें 1 ग्राम नहीं लेना है, यहाँ पर हमें पूरी बॉडी को टेम्परेचर राइज करना है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। उसको हम कहेंगे हीट कैपेसिटी। फिर से क्या होता है हीट कैपेसिटी? अगर किसी बॉडी के पूरी बॉडी के मास को अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है टेम्परेचर उसका, तो उसमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, आइए नोट कर लेते हैं इसको। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी ठीक है ना, बॉडी कहाँ तक, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो बड़ी सीधी सी बात है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम जो है वो 1 ग्राम मास को लेते हैं और यहाँ पर हमें पूरी बॉडी के मास को कितना गर्म करना होता है, 1 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगी, उसके मास को 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम गर्म करना है तो वो जो बॉडी है वो कितनी एब्जॉर्ब करेगी हीट को, इसको बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी। कितनी कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे हमने स्पेसिफिक में देखा था कि हम जानते हैं कि कोई भी एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, वो किस पर डिपेंड करेगी भाई, वो उसके मास पर डिपेंड करेगी। भाई आपको मान लीजिए कि हाफ के जी ले लिया वाटर, हाफ के जी वाटर को हमें गर्म करना है 1 डिग्री सेल्सियस, और फिर हमने ले लिया 1 kg वाटर। तो भाई जाहिर सी बात है कि जितना ज़्यादा वाटर होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करेगी, मास कितना है, पहला रिलेशन ये हो जाएगा। दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा कि जितनी ज़्यादा हमें टेम्परेचर बढ़ाना है उतना ज़्यादा हमें एनर्जी देना होगी। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर, चेंज इन टेम्परेचर पे। इन दोनों को इस तरीके से लिखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा टी। और यहाँ से जब हम इस कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमें मिलेगा वहाँ पे s इंटू एम डेल्टा टी। यहाँ पर ये जो s है ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तो मास है और ये टाइम। अब देखिए टेम्परेचर हमें कितना राइज करना है, टेम्परेचर हमें राइज करना है डेल्टा टी को हमें 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है। 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, मतलब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम इंटू एस इंटू 1। तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम इंटू एस, जहाँ पर ये स्मॉल एस जो है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो मटेरियल, वो सब्सटेंस कितना कर रहा है, m इंटू एस। तो इसी को हम बोलते हैं, कैपिटल एस बोल दो चाहो तो, ये हो जाएगा m इंटू एस। इसी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। इसी को हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी बोल सकते हैं इसको, हीट कैपेसिटी। ठीक है ना, यहाँ पर ये है और ये क्या है, यहाँ पर ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये, और ये तो मास है। ठीक है ना, तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, ये हो जाता है उसकी हीट कैपेसिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाती है, तो यूनिट जो आ जाएगी, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी वो हो जाएगी आपके पास में जूल पर केल्विन। ठीक है ना, जूल पर केल्विन। ठीक है, तो ये हो गया हीट कैपेसिटी के बारे में, समझ में आ गया होगा आपको। तो याद रखना है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है। हीट कैपेसिटी में हम पूरी बॉडी के मास को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं टेम्परेचर, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम ऑफ मास को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं। ठीक है, चलिए तो नोट करें इसको। इसके बाद हम लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाटर इक्विवेलेंट का। ठीक है, नोट करें इसको। चलिए यहाँ पर हमारे पास अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट में जनरली बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कैलोरीमीटर की जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होती है तब वाटर इक्विवेलेंट के बिना हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो बात को अच्छे समझें, क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट। देखिए वाटर इक्विवेलेंट की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी
is defined as the mass of water which would absorb the same amount of heat by the body in rising through the same range of temperature, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। क्या कुछ समझ में आया? चलिए अब हम इसको ज़रा समझते हैं। देखिए डेफिनेशन के हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि कोई एक सब्सटेंस है, वो जितने हीट देने पर, वो जितनी एनर्जी देने पर जितना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर हम मान लो कि कोई एक वाटर लें और उसको भी हम उतनी ही एनर्जी दें और उसका भी उतना ही टेम्परेचर बढ़ जाए, तो हम उस वाटर को बोलेंगे वाटर इक्विवेलेंट। नहीं समझ में आया? चलिए इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ पर ये कुछ सब्सटेंस है, यहाँ पर कुछ सब्सटेंस है आपके पास में, तो आपने यहाँ पर इसको कुछ एनर्जी दी, हीट एनर्जी दी, इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। जब आपने इसको कुछ हीट एनर्जी दी तो जाहिर सी बात है कि इसका कुछ टेम्परेचर राइज होगा, इसका कुछ टेम्परेचर राइज होगा। आपने जब आप किसी सब्सटेंस को हीट एनर्जी देते हैं तो वहाँ पर उसको आपको क्या रिलेशन मिलता है? आपको रिलेशन मिलता है ms डेल्टा टी, जहाँ पर m क्या है? मास, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ा उतना। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मान लो कि हमारे पास यहाँ पर कुछ वाटर है, ठीक है ना, ये एक कुछ वाटर है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हमने लिया, ठीक है ना, ये कुछ वाटर है, ये मान लो वाटर है, इसमें ये W kg वाटर ले लिया, है ना। कितना ही वाटर है, वो आधा किलो है या 1 किलो है, 2 किलो है, कुछ हमने W kg ले लिया। तो हमने क्या देखा कि अगर हम जितनी हीट एनर्जी इसको दी है उतनी ही हीट एनर्जी हम इस वाटर को दे रहे हैं, ये वाटर है, ठीक है ना, जितनी हीट एनर्जी हमने इस सब्सटेंस को दी है उतनी हीट एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, और जितनी हीट एनर्जी इसको देने पर जितना इसमें टेम्परेचर राइज हुआ, जितना टेम्परेचर राइज इसमें हुआ, सेम टेम्परेचर राइज इसमें हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सब्सटेंस, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सब्सटेंस। अब आया समझ में? मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप किसी सब्सटेंस को मान लो 10 जूल आपने एनर्जी दी, ठीक है ना, 10 कैलोरी आपने एनर्जी दी, तो उसका जो टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका जो टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही अगर आपने इतनी इसमें एनर्जी दी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसको हम बोलेंगे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या ज़रूरत पड़ गई हमको वाटर इक्विवेलेंट बनाने की? देखिए वाटर इक्विवेलेंट बनाने की ज़रूरत हमें इसके लिए बन गई क्योंकि हम हर सब्सटेंस के अलग अलग याद नहीं रखना चाहते थे कि भाई इसकी इतनी हो गई, इसकी इतनी हो गई। अभी हम आगे समझेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ गई। और वाटर इक्विवेलेंट वाटर ही क्यों लिया? क्योंकि वाटर इक्विवेलेंट हमें इजीली अवेलेबल है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको पता है, इसका टेम्परेचर हम 0 डिग्री बड़ी आसानी से कर सकते हैं, फ्रीज में जमा के, बॉइलिंग पॉइंट बड़ी आसानी से मिल जाता है उसको बॉयल करके, तो बहुत सारी चीज़ें हमें वाटर से आसानी से मिल जाती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, किसकी? वाटर इक्विवेलेंट की। आइए अब वो समझते हैं। अच्छा यहाँ पर मुझे एक चीज़ और बताना थी आपको वाटर इक्विवेलेंट का। तो जैसा मैंने आपको भी बताया था कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कुछ इसको हीट दी, डेल्टा क्यू हीट दी, तो यहाँ पर डेल्टा टी टेम्परेचर राइज हो गया, तो यहाँ पर हमको इक्वेशन मिल गई ms डेल्टा टी। इसी तरीके से यहाँ पर जब हमने वाटर में कुछ हीट दी, कुछ यहाँ पर एनर्जी दी, तो इसका टेम्परेचर राइज हो गया, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी यहाँ पर ये क्या है? W kg वाटर था, तो मास कितना हो जाएगा? मास हो जाएगा W, इसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी कुछ स्पेसिफिक हीट हो जाएगी और यहाँ पर कुछ डेल्टा टी हो जाएगा। अब चूंकि ये मास है, ठीक है ना, तो ये चूंकि ये मास ऑफ वाटर लिख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर ये मास ऑफ कुछ सब्सटेंस है, मास ऑफ सब्सटेंस, ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल, स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल। अब देखिए डेल्टा क्यू की प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? m डेल्टा टी इक्वल्स टू W डेल्टा टी। ये डेल्टा टी पे हट जाएगा, तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जाएगा वो कितना हो जाएगा? m, ठीक है ना, W का m, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? W, और यहाँ पर जाएगा SM, और यहाँ जाएगा SW। ये फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है? वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस, ये क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, S क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस, और ये क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी भाई? यूनिट जो है इसकी वो हो जाएगी, जो भी आप मास की यूनिट लेंगे, मास की आप जो भी यूनिट लेंगे, अगर आप केजी में ले रहे हैं तो केजी यूनिट हो जाएगी, और ग्राम में ले रहे हैं तो ग्राम की। क्यों? देखिए स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट ये दोनों की यूनिट तो सेम है, कैंसिल हो जाएगी, तो जब बचेगा क्या? सिर्फ मास। तो ये हमको ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बन जाता है वाटर इक्विवेलेंट का, ठीक है ना। मेन फॉर्मूला तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए अब इसमें एक सवाल उठता है कि हमें कैलोरी मीटर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? किसकी? वाटर इक्विवेलेंट की। अच्छा, वाटर इक्विवेलेंट की ज़रूरत हमें जनरली
कैलोरीमीटर में पड़ती है, ठीक है ना। कैलोरीमीटर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर की हेल्प से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो देखिए क्या होता है कि हमें जनरली दो सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है। एक वो सब्सटेंस ज़रूरत पड़ती है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें फाइंड करना है, और एक वो सब्सटेंस चाहिए होता है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको पता होती है। तो इसीलिए हम वहाँ पर वाटर लेते हैं, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता भी है, इजीली अवेलेबल है, टेम्परेचर में बहुत आसानी से हम उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, तो हम क्या करते हैं कि जो सब्सटेंस रहता है उसका कुछ टेम्परेचर राइज करके हम कैलोरीमीटर में डाल देते हैं। ये भी हम बात करेंगे और आगे इस पर, हम उसको कैलोरीमीटर में डाल देते हैं। जब कैलोरीमीटर में डालते हैं तो कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, तो ये कुछ जो गर्म सब्सटेंस रहता है वो अपनी हीट लूज़ करता है। जब हीट लूज़ करता है तो यहाँ पर लगता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। यहाँ पर क्या लगता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या कहता है कि जितना वो सब्सटेंस हीट लूज करेगा उतनी ही हीट ये वाटर और जिससे कैलोरीमीटर बना हुआ है वो दोनों मिलकर लेंगे। सराउंडिंग कैलोरीमीटर इस तरीके से बना होता है कि सराउंडिंग में हीट लूज नहीं होती है, तो जितनी हीट मटेरियल लूज करेगा उतनी ही हीट वाटर और कैलोरीमीटर लेता है। इसको इस तरीके समझते हैं। आइए समझते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कैलोरीमीटर है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक कैलोरीमीटर है, ये एक मान लो कैलोरीमीटर है, ठीक है। कैलोरीमीटर है तो ये कुछ बना होगा, किसी सब्सटेंस से बना ही होगा, ठीक है। ये अब यहाँ पर देखिए कैलोरीमीटर में किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट फाइंड करने से पहले क्या होता है, ये अभी कैलोरीमीटर कुछ अपने अलग टेम्परेचर पे है, तो यहाँ पर मान लो आपने पहले वाटर डाल देते हैं, आपने वाटर डाल दिया। वाटर डालने से क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाएगा। इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। भाई यहाँ पर एक वो रहता है, स्टायरर रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक स्टायरर रहता है, तो इसको जब ये ऐसा घुमाते हैं तो यहाँ पर जो ये वाटर और कैलोरीमीटर का है ये टेम्परेचर सेम हो जाता है। और यहाँ पर लगा होता है कुछ थर्मोमीटर, यहाँ पर लगा होता है कुछ थर्मोमीटर। बात समझ में आई। तो हम क्या करते हैं, पहले कैलोरीमीटर में कुछ वाटर डालते हैं, वाटर डालने के बाद उसको स्टायरर से हम मेश करके हिला देते हैं ताकि कैलोरीमीटर और वाटर का टेम्परेचर सेम हो जाए, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर मान लो कि हमें जिस सब्सटेंस का फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट, हमने उसको लाकर यहाँ रखा, यहाँ पर हमने उसको लाकर रखा, जिसका कि टेम्परेचर कितना है, T0 है, और इधर बाहर कितना टेम्परेचर है, TW टेम्परेचर है ना, वाटर का टेम्परेचर, और ये इनिशियल लेवल पे जो T0 टेम्परेचर है। अब क्या होता है कि जब हमने इस सब्सटेंस को ये कैलोरीमीटर इस तरीके से बना होता है कि यहाँ पर बाहर सराउंडिंग में हीट जाने की जगह नहीं है, ये ओपन नहीं है, ये सब इसको फिक्स्ड इस तरीके से किया जाता है पिस्टन विस्टन लगा के कि बाहर हीट लूज नहीं होती। तो अब जब इस सब्सटेंस को हमने यहाँ पर रखा तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। क्या लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर हमें क्या कहता है कि जितनी एनर्जी, जितनी हीट एनर्जी, जितनी हीट ये लूज करेगा सब्सटेंस, उतनी ही हीट लूज बाय सब्सटेंस, उतनी ही हीट गेन कौन करेगा, हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर बात समझ में आई। देखिए जब ये सब्सटेंस हीट लूज करेगा तो मैंने क्या कहा कि जितनी ये हीट लूज करेगा उतना ही हीट एब्जॉर्ब होगी तो कौन करेगा, एक तो वाटर करेगा, भाई वाटर करेगा, दूसरा कैलोरीमीटर भी तो है, तो कैलोरीमीटर भी तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये हीट लूज बाय सब्सटेंस है तो हम जानते हैं कि ये कितनी हीट लूज करेगा। तो मान लो इसका कुछ मास होगा, m0, इसकी कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी S0। तो हम जानते हैं कि ये कितना हो जाएगा, ये Q1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये Q2। इतनी हीट इसने लूज करी, इतनी हीट ये गेन कर रहा है। तो ये कितनी हीट लूज कर रहा है, तो ये कर रहा है m0, S0 और डेल्टा T0, m0, S0 और डेल्टा T0। कितना टेम्परेचर, T0 टेम्परेचर। चलिए अब यहाँ पर इतने इसने हीट लूज कर दी। अब बात को ध्यान से समझना है,
जब इसने लूज करी तो इसको लेने वाले कौन है, दो लोग हैं, एक तो वाटर भी लेगा और एक कैलोरीमीटर भी लेगा। जब वाटर लेगा तो हमने कहा कि भाई मास ऑफ वाटर, भाई यही फॉर्मूला लगेगा ना, मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब चेंज इन टेम्परेचर, जरा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, चेंज इन टेम्परेचर। देखिए जब इसने कुछ हीट लूज करी, मान लो इसने कितनी हीट लूज करी, मान लो इसने लूज करी टी टेम्परेचर यूज़ करा, भाई 10 डिग्री लूज़ करा, 5 डिग्री लूज़ करा, कुछ भी लूज़ करा, तो हम क्या बोलेंगे कि हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर। भाई हायर टेम्परेचर मान लो यहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर था, उसने 10 डिग्री लूज़ करा, तो 30 माइनस 10 करेंगे, हायर टू लोअर, तो टी माइनस टी। अब अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमने लूज़ करना तो इधर लिखना है इसको, यहाँ पर जो इसने लूज़ करी है वो टेम्परेचर तो इधर आएगा, तो यहाँ पर इसने कितनी लूज़ करी, ये हो जाएगा टी नॉट माइनस टी। कितना लूज करा, टी। अब इसी टी को कौन एब्जॉर्ब करेगा, वाटर और कैलोरीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और वाटर ने कितनी हीट लूज गेन करी, तो टी माइनस टी वाटर। भाई पहले वाटर कम टेम्परेचर पे था ना, इसने जो हीट यूज़ करी उसको वाटर ने एब्जॉर्ब करा, और कौन लूज कर रहा है, और कौन ले रहा है उसको गेन कर रहा है, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का भी कुछ मास होगा, तो मास ऑफ कैलोरीमीटर स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, और इसने कितनी हीट ली, टी माइनस टी डब्ल्यू। ये रिलेशन हमको मिलता है। अब अगर हमें यही फॉर्मूला है, अगर हमें ये फॉर्मूला पता है, और अगर हमें जितने मटेरियल की यहाँ पे प्रॉपर्टीज रखी, यहाँ पे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो हमें सब पता है तो हम इजीली फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ी समस्या है। अब देखिए ये तो जो सब्सटेंस है उसकी फाइंड करना है हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पर देखिए कैलोरीमीटर का मास पता होना चाहिए, कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होना चाहिए, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, उसके बाद में फिर यहाँ पर स्टायरर रहता है, यहाँ पर कैलोरीमीटर या थर्मोमीटर रहता है। इन सब की अलग अलग वैल्यू हमें फाइंड करना होगी अगर हमें इस तरीके से काम करना हो तो हम क्या देखते हैं कि जो हम देखते हैं कि भाई दुकान पे अगर हम जाते हैं तो दुकान में अगर आप कैलोरीमीटर लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई नहीं होती कि इसका मास कितना है, कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, तो स्टारर का कितना है। वहाँ पर लिखा होता है वाटर इक्विवेलेंट कितना है, वहाँ पर क्या लिखा होता है, वाटर इक्विवेलेंट लिखा होता है, वाटर इक्विवेलेंट लिखा होता है। तो हमारे दिमाग में ये आता है कि यार वाटर इक्विवेलेंट क्यों लिखा हुआ है, भाई इसका कितना मास है हमको ये बताओ। तो वो हमको ये समझाता है कि देखिए भाई ये वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि जितने अमाउंट की हीट ये वाटर लेगा किसी टेम्परेचर को राइज करने के लिए, उतने ही अमाउंट की एनर्जी आपका सब्सटेंस लेगा उतनी ही हीट बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने इसको वाटर इक्विवेलेंट कर दिया। तो इस इक्वेशन में क्या चेंज आया, तो उन्होंने कहा कि आप ये मान के चलो कि ये जो कैलोरीमीटर है ये वाटर का बना हुआ है, तो ये मान के चलो कि कैलोरीमीटर किसका बना हुआ है, वाटर का बना हुआ है। तो जितनी हीट ये वाटर लेगा किसी टेम्परेचर को राइज करने में, उतना ही आपका सब्सटेंस लेगा, तो ये हो जाएगा वाटर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर इसको हमने नाम दे दिया, ये हो जाएगा सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा W, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी वाटर की है तो 1 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में T माइनस टी नॉट प्लस बाकी ये सब तो वही है, ये W T माइनस टी डब्ल्यू, ये वही टेम्परेचर, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको जिससे के निकालना है वो वैल्यू है। तो कुल मिलाकर आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी इसमें परेशान होने वाली बात नहीं कि ये वाटर इक्विवेलेंट आपको देंगे, है ना। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये नहीं कि वाटर दे देंगे आप, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि आपको उतना अमाउंट की एनर्जी दे देंगे जितने अमाउंट में वो सब्सटेंस गर्म होने वाला है, ठीक है ना। जब भी आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि भाई वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सब्सटेंस इज दिस, इसका मतलब आप समझ जाए कि इतने अमाउंट की हीट अगर हम वाटर को देते, जितने में गर्म हो रहा है उतने ही अमाउंट में वो सब्सटेंस भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझने का तरीका है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे करेंगे कुछ क्वेश्चन ताकि आपको और ज़्यादा ये क्लियर हो जाए। तो नोट करें इसको, अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मास ऑफ 20 kg फॉल्स थ्रू 1.5 मीटर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी टू स्टर द वाटर इन अ कैलोरीमीटर। मतलब कैलोरीमीटर में 20 kg का मास 1.5 हाइट से ड्रॉप हुआ, फिर उसको जब हिलाया तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ हीट एनर्जी आ गई, हीट एनर्जी आ गई। और क्या बोला है कि कैलोरीमीटर हैज़ ए वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है कैलोरीमीटर का 2 ग्राम, और उसके अंदर वाटर कितना है वो है 12 ग्राम।
और हमसे पूछा है जे बताइए मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। चलिए देखिए, अब यहाँ पर दो कंसेप्ट काम कर रहे हैं। एक कंसेप्ट वो है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट पढ़ा था, जे। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था कि अगर हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिरे आएगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होगी और वेलोसिटी होगी वो अगर चलेगा तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आएगी। ये हमने कल लास्ट क्लास में से क्वेश्चन भी करे थे, उसी पर बेस्ड ये है। तो यहाँ पर देखिए हाइट दे दी है और मास दे दिया है, और वो कह रहे हैं कि 1.5 मीटर हाइट से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आया तो उसमें जब वो नीचे गिरेगा तो उसमें कुछ हीट क्रिएट होगी, हीट जनरेट होगी, ठीक है ना। और वही हीट जो है वो किसको मिल रही है? वही हीट जो जनरेट होगी वही हीट वाटर और कैलोरीमीटर को मिलेगी, जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा। चलिए तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी हम जानते हैं वो कितना होता है? mgh। इसको मैं डेल्टा यू से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई? हाइट है, मास है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मास कितना है आपके पास में? 20 है। मास कितना है आपके पास में? 20 है, ठीक है। मास आपके पास 20 है, और यहाँ पर आपके पास में हाइट कितनी है? जी कितना है? 10 ले लेते हैं, और हाइट कितनी है आपके पास? 1.5। तो डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी आपको कितना मिल जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास में 300 जूल। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी 300 जूल, ठीक है ना। अब देखिए जितनी ये एनर्जी आई उस ऑब्जेक्ट से जो हमने इसको डाला 1.5 मीटर हाई से, अब इसी एनर्जी से उस कैलोरीमीटर का कुछ टेम्परेचर राइज हुआ होगा, उस टेम्परेचर कुछ राइज हुआ होगा। तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कितना राइज हुआ होगा? कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कितना राइज हुआ होगा? तो देखिए कैलोरीमीटर में वाटर भी है और कैलोरीमीटर का भी अपना टेम्परेचर है, तो उन दोनों ने वो हीट ली होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर 1.5 मीटर की हाइट से 20 kg का अगर ऑब्जेक्ट गिरा तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वहाँ पर हमें कुछ हीट एनर्जी मिलेगी, कुछ हीट कैपेसिटी वाली एनर्जी मिलेगी, उससे कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा जब वो देगा। तो जितनी हीट लूज़ करेगा उतनी हीट गेन होगी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। तो हमने कहा कि भाई इतनी एनर्जी ये लूज़ कर रहा है, तो ये जो एनर्जी आई इसने लूज़ करी एनर्जी को, तो यही एनर्जी जो है उसको मिलने वाली है। किसको? वाटर को और कैलोरीमीटर को। तो हम वही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? तो हीट गेन बाय वाटर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? MS डेल्टा टी। ये क्या है? मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में? चेंज इन टेम्परेचर। फिर हीट गेन बाय कैलोरीमीटर तो क्या हो जाता है? वाटर इक्विवेलेंट और चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा क्यू हमको क्या मिलता है? मास ऑफ वाटर। देखिए मास ऑफ वाटर हमको दे रखा है कितना? 12 ग्राम। मतलब यहाँ पर आ जाएगा 12। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होता है। चेंज इन टेम्परेचर कितना बोला है? 5 डिग्री बोला है। वाटर इक्विवेलेंट हमसे कितना बोला है? 2 ग्राम। तो यहाँ आ जाएगा 2, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 5। तो डेल्टा क्यू हमको कितना मिलता है? ये आ जाएगा 60 + 10। तो डेल्टा क्यू हमको मिलता है 70। डेल्टा क्यू हमको कितना मिलता है? 70 जूल। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड तो जे करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जे फाइंड करना है तो हमको डेल्टा यू पता है और हो जाएगा। तो डेल्टा यू हमको पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में। डेल्टा यू हमको पता है 300 जूल, और यहाँ पर हमको पता है डेल्टा क्यू भी पता है कितना? 70। ये दोनों वैल्यू हमको पता है। अब हम जानते हैं, कल हमने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या? कि मैकेनिकल वर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट के, ठीक है ना, हीट एनर्जी के। कल हमने पढ़ा था ना कि हीट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल वर्क को हम कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में। दोनों का जो वर्क डन का प्रोसेस है वो कांस्टेंट होता है। और वहाँ से हमको पढ़ा था ये W मतलब वर्क डन इक्वल्स टू ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट और इनटू में ये Q।
अब ये W क्या है, W मतलब वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, या तो काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो हम करेंगे। तो ये क्या है, वर्क डन मतलब ये वर्क डन। तो ये कितना हो जाएगा 300, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपके पास में 70। तो जब यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में J, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको ये मिलेगा यहाँ पर, आपको ये मिलेगा यहाँ पर 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 है ना। यहाँ आ जाएगा 7 4 जा 28, फिर यहाँ आ जाएगा 2, ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 2, मतलब 4.2 ये कैलोरी, 4.2 जूल। ठीक है ना, इतनी आपको ये आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो नोट करें इसको। जे की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, जे की वैल्यू आ गई आपके पास में 4.2। ठीक है, चलो नोट करो इसको। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। 0.80 ग्राम ऑफ पेट्रोलियम वॉज बर्न्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर विच कंटेन्स 2.5 किलोग्राम ऑफ वाटर एंड हैज़ वाटर इक्विवेलेंट 500 ग्राम। द राइज इन टेम्परेचर वॉज 5 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि आपके पास 0.80 ग्राम का पेट्रोल हमने उसमें बर्न करा, जलाया। जब हमने उसमें जलाया तो उसमें कुछ हीट कैपेसिटी जनरेट हुई होगी। ठीक है ना, उसमें जो हीट कैपेसिटी प्रोड्यूस हुई उसने उस वाटर को कुछ गर्म करा होगा और कुछ हीट उसने ली होगी कैलोरीमीटर ने, जितनी हीट लूज़ करी होगी उतनी हीट गेन करी होगी। तो बाकी सब हमको दे रखा है कंटेंट, हमसे पूछा है कैलोरीफिक वैल्यू बताओ। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या निकालना है, कैलोरीफिक वैल्यू के लिए हमें क्या निकालना होगा, टोटल हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर, और डिवाइड कर देंगे हम किससे, पेट्रोलियम के मास से। तो वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू। चलिए, तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं जो जो हमारे पास गिवन कंटेंट है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मास ऑफ पेट्रोलियम। मास ऑफ पेट्रोलियम हमारे पास कितना है, वो है 0.8 ग्राम। और क्या दे रखा है हमें, और हमें दे रखा है बॉम्ब कैलोरी विच कंटेन्स 2.5 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर हमें दे रखा है 2.5 kg, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2500 ग्राम। 2500 ग्राम लिखी ना भाई, इसमें 1000 का डिवाइड कर दो। 1000 का डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 000, तो हो जाएगा 2500। ठीक है, और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, हमें दे रखा है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 500 ग्राम, 500 ग्राम दे रखा है। और टेम्परेचर राइज, चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है कितना, 5 डिग्री सेल्सियस। और हमें फाइंड क्या करना है, कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करना है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई। अब देखिए वही वाली बात हो गई फिर से कि अगर यहाँ पर हमने 0.80 ग्राम का पेट्रोल बर्न करा इन्हें बॉम्ब कैलोरीमीटर में, जब हमने उसको गिराया तो उसमें से कुछ हीट निकलेगी। जितनी हीट वो लूज़ करेगा उतनी हीट गेन भी तो होगी। अब गेन कौन करेगा, वाटर करेगा और कैलोरीमीटर करेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर, एंड वाटर प्लस कैलोरीमीटर, वाटर भी लेगा और कैलोरीमीटर भी लेगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, जब वाटर ने हीट गेन करी तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, MS डेल्टा टी, ये मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और चेंज इन टेम्परेचर। और कैलोरीमीटर जब लेगा तब हम क्या बोलते हैं, वाटर इक्विवेलेंट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अभी पढ़ा था वाटर इक्विवेलेंट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल हीट गेन। मास कितना है भाई, मास ऑफ वाटर, ये वाटर का मास है, मास ऑफ वाटर है 2500। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, वाटर की 1 होती है। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 5 है, प्लस वाटर इक्विवेलेंट कितना है भाई, वाटर इक्विवेलेंट है आपके पास में 500। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 5 है। तो यहाँ पर हमको टोटल हीट गेन कितना मिलता है, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 25 का 5 कैरी 2, ये हो जाएगा 1200, 500, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2500। तो हम इसको ऐड करते हैं तो हमको कितना मिलता है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 5 और 5 10 कैरी 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 5, 1 15,000 कैलोरी।
ठीक है ना। तो टोटल हीट गेन कितना आ गया आपके पास में, टोटल हीट गेन आ गया आपके पास में 15,000 कैलोरी। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कैलोरीफिक वैल्यू। क्या फाइंड करना है हमें, कैलोरीफिक वैल्यू। बाकी मैं रब कर देता हूँ सब। अब हमें कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करना है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या कहता है, कैलोरीफिक वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको हम लिख सकते हैं जितनी टोटल हीट आपने ली, टोटल हीट गेन डिवाइडेड बाय मास ऑफ पेट्रोलियम, मास ऑफ पेट्रोलियम। मतलब यहाँ पर मैं लिख दूँ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम को आप लिखेंगे हीट जितनी आपने ली वो, और मास ऑफ पेट्रोलियम। ज़रा इसको आप डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 15,000 ली आपने, हीट कितनी, टोटल हीट गेन कितनी 50,000, और मास ऑफ पेट्रोलियम कितना हो जाएगा आपके पास में 0.8 ग्राम। ठीक है, ज़रा इसको हटा देते हैं और इसको डिवाइड कर लेते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर यहाँ से मैं इस डेसिमल को हटा दूँ तो ये 0 ऊपर चले जाएगा। अब ज़रा इसको आप डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 1500 और 0, 4 0 हैं। 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 7, यहाँ से जाएगा 0, 8 8 या 64, यहाँ पर कितना जाएगा 6, ये 0 आ जाएगा नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 6 जा 40, 8 7 जा 56, यहाँ आ जाएगा 56, ये हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4 बचेगा, फिर एक 0 ले लेंगे तो 8 5 जा 40, फिर एक 0 बचेगा वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी A18750। ठीक है ना, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी पर ग्राम। इतना इसकी कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी, इतनी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी पेट्रोलियम की। तो मुझे अंदाज़ा है, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।